Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 30th of January 2026. तो गाइज आज है तारीख 30 जनवरी 2026 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है तिमोर लेस्ते को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं, आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास में बहुत सारे आर्टिकल हैं जो इंपॉर्टेंट है, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा काम के हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ऐसे टॉपिक हैं जहां से यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, जिससे क्या होता है आपको एक अच्छी गाइडेंस मिलती है। क्योंकि हम लोग हर एक आर्टिकल में अगर कुछ पीवाईक्यू होता है तो सॉल्व करते हैं साथ ही साथ, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ एक्चुअली तौर पे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अननेसेसरी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश की जाती है, इसलिए जो वीडियो हैं शॉर्ट और प्रिसाइज होते हैं, एक्यूरेट तरीके से आपको इनफ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इस सेशन के अंदर में। तो इसलिए मेक श्योर करें जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि डेली बेसिस पे आपको ये न्यूज़पेपर एनालिसिस मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ में। अब देखो, जो ये पहला टॉपिक है ये बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड है। तो इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो कल रिलीज होगा, ठीक है। तो कल मॉर्निंग में थोड़ा सा वेट कीजिए, एक अच्छा सा इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो आपको दूंगा। क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, केवल ऊपर ऊपर से पढ़ लेना इकोनॉमिक सर्वे इज़ नॉट इनफ फॉर अस, ठीक है। क्योंकि हमें इकोनॉमिक सर्वे की डिटेल में जाना होगा, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उसको समझना होगा। क्योंकि यूपीएससी में इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा समय लगेगा, रेडी करेंगे और उसके बाद में मतलब अभी रेडी हो रहा है तो उसके बेसिस पे आप देख पाओगे कल वीडियो रिलीज होगा। कल आराम से हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को समझेंगे, फिर दिन उसके बाद बजट रिलीज हो जाएगा तो बजट को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। बजट का भी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, आज न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होने के बाद जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक सर्वे के वो यहाँ पर मेंशन करे गए हैं। जैसे पहली बात इस आर्टिकल में मेंशन की जा रही है, ये आर्टिकल मिलेगा आज न्यूज़पेपर में पेज नंबर 12 के ऊपर, बिजनेस पेज पे। इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है इसका एक सीधा सीधा इंपैक्ट भारत में फूड सिक्योरिटी के ऊपर में पड़ रहा है। देखो अब यहाँ पे ना मुझे आपको 2-3 बातें समझानी होंगी, जिससे आप थोड़ा वाइडर लेवल में हर एक चीज़ों को समझ सकें। इथेनॉल ब्लेंडिंग बेसिक तौर पे आप समझ गए इसका मतलब क्या है। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं आज ना, इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश, और 85% जो भारत की क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की ज़रूरत है, पेट्रोल डीजल जिससे बन रहा है, वो 85% ऑयल दोस्तों इंपोर्ट कर रहा है इंडिया बाहर अलग अलग देशों से, ठीक है। वेस्ट एशिया से इंपोर्ट कर रहा है, रशिया से इंपोर्ट कर रहा है, तो 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जा रहा है। आप समझो अपनी ज़रूरत का 85% केवल इंपोर्ट करके किया जा रहा है। तो हमने सोचा क्योंकि हमारे पास में वो फैसिलिटी है नहीं, वो प्रोडक्शन हम ऑयल का कर नहीं पाते, तो हमने सोचा क्यों ना इथेनॉल का कॉन्सेप्ट लेकर आया जाए। इथेनॉल क्या है, एक प्रकार का बायोफ्यूल। अब ये जो इथेनॉल है दोस्तों ये बनता किससे है, ये बनता है मक्के से, यानी जिसको हम लोग मेज़ कहते हैं। उसके अलावा कॉर्न से बनता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाओगे मतलब मेज़ हो गया, कॉर्न हो गया, फिर उसके बाद में हमारे एग्रीकल्चर के भी कुछ बहुत सारे वेस्ट हो गया, तो उन सब से हम लोग इथेनॉल बनाते हैं। तो इथेनॉल जब ये बन जाता है तो इस इथेनॉल को हम क्या कर रहे हैं आज के समय पर ब्लेंड कर रहे हैं। ब्लेंड किसके साथ में कर रहे हैं, पेट्रोल के साथ में, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे इथेनॉल की खपत भारत में बढ़ेगी, पेट्रोल की खपत कम होगी। कहोगे कैसे, तो हमने इथेनॉल को ब्लेंड करने के कुछ प्रोग्राम रखे थे कि भैया हम अपना जो फ्यूल बनाएंगे देश में वो E10 बनाएंगे, यानी पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाया जाएगा। फिर हमने टारगेट रखा 20 का, ठीक है, कि अब पेट्रोल के अंदर में 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। तो अब 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है, ठीक है, इथेनॉल ब्लेंड हो रहा है। तो जब इथेनॉल ये ब्लेंड होता है पेट्रोल के अंदर में, तो इससे पेट्रोल का जो कंजम्पशन है वो थोड़ा सा कम होगा, ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा। थोड़ा सा इंपैक्ट कैसे पड़ेगा ज़रा वो भी समझ लो भाई। पहले यहाँ पर क्या हो रहा था, हम 100% कितना 100 का 100% पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे थे। अब क्योंकि हमने इथेनॉल ब्लेंड करना शुरू कर दिया है, फॉर एग्जांपल लेट्स से 20% हम ब्लेंड कर रहे हैं, तो 20% ब्लेंड कर रहे हैं, तो जो पहले 100% इथेनॉल या 100% ज़रूरत थी हमारी जो इंपोर्ट हो रहा था, अब वो 80% हो गया, ठीक है। अब वो 80% हो गया, तो ये जो 20% का गैप आया है, इतना पैसा अब भारत बचा रहा है, क्योंकि ये इंपोर्ट में जा रहा था। जब इंपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारा पैसा इन कंट्रीज़ को देना पड़ता है।
तो हमने क्या किया, 20% इसमें इथेनॉल मिलाने की बात की, जिससे क्या हो गया कि पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंसी हल्की सी यहाँ पर कम हुई। अब इसको फर्दर बढ़ाने की यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन उसके हिसाब से हमारे पास में व्हीकल्स भी होने चाहिए, ध्यान में रखिएगा। तो ये पॉलिसी है इथेनॉल ब्लेंडिंग की पॉलिसी। लेकिन इस पॉलिसी में एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वो क्या है, आर्टिकल में ही है, फूड सिक्योरिटी। भाई इथेनॉल की चक्कर में आज देश के अंदर में बहुत सारी फसलें ऐसे हैं जो ज़रूरतमंद फसलें हैं, जिस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये संकट आ सकता है आने वाले समय पर और भी बहुत बड़ा। मैं आपको समझाता हूं कैसे। तो भारत का मेन पर्पस, मेन एम क्या है, 20% इथेनॉल को ब्लेंड करना, जो मैंने अभी आप लोगों को यहां पर समझाया। इथेनॉल किससे बन रहा है, गन्ने से बन रहा है, मक्के से बन रहा है, और जो फूड ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होता है, उससे बन रहा है। तो अब अनाज को आप खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे या इथेनॉल को बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब इथेनॉल वाली कंपनीज ज़्यादा पैसा दे रही हैं, तो फार्मर्स को जब ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो फार्मर्स क्या करेंगे, शुगर केन, मेज़, ये सब चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। हमारी पल्सेस यानी जो दाल हो गए, ऑयल सीड हो गया, मिलेट्स हो गया, कॉटन हो गया, इन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। केवल मेज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इस पर ज़्यादा पैसा मिल रहा है ताकि इथेनॉल बनाया जा सके। तो भाई ये जो मल्टीपल, ये इतने सारे क्रॉप्स हैं, उनका क्या होगा। और जो दालें हैं, ऑयल सीड्स है, मिलेट्स यानी मोटे अनाज हैं, ये तो भाई न्यूट्रिशनली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज देश में वैसे ही हम देख पाते हैं पोषण की कमी है, और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी मेंटेन करना ज़रूरी है। और ऊपर से यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं लोगों की डाइट में वैसे ही नहीं ऐड हो पा रही हैं, कम ऐड होती हैं। अब इसका प्रोडक्शन और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा ध्यान फार्मर्स का मेज़ को कल्टीवेट करने पे होगा कि भाई यहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलेगा, इससे इथेनॉल बनेगा। तो दालों के ऊपर में ध्यान कम हो गया, ऑयल सीड्स को कम प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। इससे क्या होगा, इंडिया में एक स्ट्रक्चरल डेफिसिट क्रिएट होगा। जो ज़रूरतमंद आइटम्स हैं, न्यूट्रिशनल आइटम्स हैं, वो भारत के अंदर में कम हो जाएंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है भाई, आप क्या कर रहे हैं, पेट्रोल को कम इंपोर्ट करने के लिए इथेनॉल को मिलाया, लेकिन अब इथेनॉल को मिलाने से क्या हो रहा है, बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं वो कम ग्रो कर रही हैं। अब आपको उल्टा वो क्रॉप्स इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। तो भले ही यहाँ पर आपने इथेनॉल को मिला लिया, पेट्रोल को इंपोर्ट कम करना शुरू किया, लेकिन वो जो भरपाई है वो पल्सेस ने कर दिया। क्योंकि आज भी जो दालें हैं वो भारत इंपोर्ट करता है, जो एडिबल ऑयल है, खाने वाला तेल है, पाम ऑयल वगैरह, ये इंपोर्ट करता है, हैवी तौर पर हम इंपोर्ट करते हैं। तो भाई ये बताओ, हमने इथेनॉल पे काम किया, थोड़ा पैसा बचाया, लेकिन अब यहां पर जब दालों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, देश के अंदर में एडिबल ऑयल्स के ऊपर में नहीं फोकस किया जाएगा, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो बात बराबर सी हो रही है ना, कि एक तरफ पैसा बच गया तो दूसरी तरफ इंपोर्ट करके पैसा वापस देना पड़ रहा है। तो डोमेस्टिक कल्टीवेशन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हर चीज़ में एक बैलेंस होता है, उस बैलेंस को मेंटेन करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि केवल एक साइड पे हम ज़्यादा झुक जाएं, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में ऑलरेडी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अपने रिस्क पर है। भाई पल्सेस और ऑयल सीड्स आज प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है। दालों से ही प्रोटीन मिल रहा है इंडियन डाइट में, जो भी मिल रहा है, जो भी थोड़ा बहुत मिल रहा है, ना के बराबर प्रोटीन में ऑलरेडी आप देख पाओगे इंडियंस कितने ज़्यादा डेफिशिएंट हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर थोड़े बहुत मिल रहे हैं, वो इन्हीं सब चीज़ों से मिल रहे हैं। अब ये भी खत्म हो जाएगा तो इससे डाइट बिल्कुल खत्म हो गई, डाइट बिल्कुल ख़राब हो गई, न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर में जाएगा ही नहीं। ये है दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या, समझे। तो ये कनेक्शन बताया गया है इथेनॉल का, किसके साथ में, फूड सिक्योरिटी के साथ में। तो आप करोड़ों रुपया बचा तो लोगे, लेकिन करोड़ों रुपया बचाने के बाद में आप देख पाओगे दूसरी तरफ यही पैसा वापस देना पड़ेगा सामान को दोबारा दूसरा सामान इंपोर्ट करने के लिए, समझे। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है इथेनॉल के बेसिस पे। और एक चीज़ और बताई जा रही है यहाँ पर, क्या बताया जा रहा है कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे ले गए, क्योंकि ये बात खुद इकोनॉमिक सर्वे ने मेंशन की है कि अगर जिस तरीके से कंडीशन चल रही है इथेनॉल ब्लेंडिंग के मार्केट में, इस कंडीशन को अगर हम आगे लेकर चलते चले गए और सिचुएशन अगर बैलेंस नहीं होती है, तो भारत की निर्भरता फिर एडिबल ऑयल के इंपोर्ट पे हो जाएगी। भले ही आप कच्चे तेल पे आत्मनिर्भर बन जाओ, लेकिन एडिबल ऑयल और दालों के मामले में फिर आप निर्भर बन जाओगे दूसरे कंट्री के ऊपर में। तो इसलिए यहाँ पर सिचुएशन को बैलेंस करना कितना ज़रूरी है, ये आपके सामने प्रेजेंट है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे खुद यहाँ पर एक टेंशन को हाईलाइट करता है कि भाई इथेनॉल ब्लेंडिंग में आत्मनिर्भरता, लेकिन फूड में आत्मनिर्भरता खत्म हो रही है। तो इस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो ना किया जाए कि भाई हम लोग कच्चे तेल के ऊपर में निर्भरता ही खत्म कर देंगे पूरी तरह से, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ आप इसका इम्पैक्ट भी समझो, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तो इसलिए एक बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड की आवश्यकता है, या कह सकते हैं कि एक बैलेंस्ड पॉलिसी की आवश्यकता है, जिसमें भारत को सबसे पहले क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की प्लानिंग की ज़रूरत है। भाई आप इथेनॉल भी ग्रो करें, ठीक है, लिमिटेड वे में, लेकिन आप लोगों की ज़रूरत को, लोगों के न्यूट्रिशन को भी ध्यान में रखो कि पल्सेस ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन कम नहीं होना चाहिए, वो भी इथेनॉल के चक्कर में, समझे। फिर ये न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट क्रॉप्स बहुत ज़रूरी है, इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है,
समझे। और इस चीज़ के लिए इंडिया जाना जा रहा है, तो इंडिया को यहाँ पर बैलेंस करके एक बैलेंस्ड अप्रोच में आगे बढ़ना होगा। तभी हम क्या कर पाएंगे, इथेनॉल सेक्टर को भी साइड बाय साइड ग्रो कर पाएंगे और अपने फूड प्रोडक्शन के ऊपर भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अदरवाइज किसी चीज़ के ऊपर एक्सट्रीम फोकस करोगे तो दूसरा वाला जो सेक्टर है वो बिगड़ा जाएगा। तो ये बात इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में मेंशन की गई। आई होप आपको इसके बारे में जो ये क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। आगे सुनिए, इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर इतने सारे टॉपिक पब्लिश हो रहे हैं। इवन 2025 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछ लिया था रिगार्डिंग दिस इथेनॉल ब्लेंडिंग। अभी कुछ दिनों पहले ये आर्टिकल छपा था, आपके सामने देखो, ये द हिंदू का ही एडिटोरियल है रिगार्डिंग द इथेनॉल ब्लेंडिंग। कि इथेनॉल ब्लेंडिंग में पहली समस्या क्या है वो हमने समझ लिया कि भाई पहली समस्या है फूड सिक्योरिटी का, कि भाई इससे फूड के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसमें एक दूसरी समस्या भी है, सरकार कह रही है कि भाई E20 फ्यूल बनाएंगे, 20% इथेनॉल को ब्लेंड कर देंगे पेट्रोल के साथ में। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इस एडिटोरियल के अंदर में जो लिया गया है वो है टेक्निकल एंड व्हीकल परफॉर्मेंस। दोस्तों, अब जो नई प्रकार की गाड़ियां बन रही हैं 2023 के बाद, जो नई नई गाड़ियां बन रही हैं, मोटरसाइकिल्स बन रही हैं या सब जो भी बन रहा है, वो सब इथेनॉल फ्रेंडली है, ठीक है। लेकिन 2023 से पहले वाली गाड़ियों का क्या करें भाई? 2023 से पहले वाली जितनी भी गाड़ियां हैं, आज मेजॉरिटी ऑफ लोग उसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास में वही सारे व्हीकल्स हैं, है ना। और इथेनॉल जो है ये पुराने वाले व्हीकल्स के माइलेज सिस्टम पे इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर आप इथेनॉल वाला पेट्रोल डलवाएंगे तो आपकी गाड़ी के माइलेज पे असर हो सकता है। कुछ समय बाद वो जो इंजन है वो उतना बेटर काम ही ना करे। इससे जो कह सकते हैं कि ड्यूरेबिलिटी है आपके व्हीकल की वो और ज़्यादा कम हो जाती है। अब नई गाड़ियाँ आ रही हैं वो तो कंपैटिबल हैं, थोड़ा बहुत उसको इथेनॉल फ्रेंडली बनाया जा रहा है। लेकिन पुरानी गाड़ियों क्या उसमें अगर हम लोग ओल्डर व्हीकल्स में इथेनॉल डलवाते रहेंगे तो बहुत जल्दी परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी का इशू आएगा। कंज्यूमर के पास कोई चॉइस ही नहीं है, उनको चॉइस तो दो, आपने इथेनॉल ब्लेंड कर दिया, ये इकलौता ऑप्शन है उनके पास में, समझे। तो आई होप आपको ये वाला जो प्रॉब्लम है ये भी समझना होगा। गवर्नमेंट कहती है ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट कह रही है भैया हम ब्राज़ील से इंस्पायर हुए हैं। ब्राज़ील, ध्यान में रखिएगा, ब्राज़ील और अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये दोनों के दोनों इथेनॉल के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा इथेनॉल कौन बनाता है? ब्राज़ील बनाता है। फिर अमेरिका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, देन उसके बाद में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ना। ब्राज़ील में जो इथेनॉल सबसे ज़्यादा बन रहा है वो गन्ने शुगर से बन रहा है, क्योंकि ब्राज़ील शुगर के प्रोडक्शन में भी एक नंबर 1 कंट्री है। यूएसए में जो इथेनॉल बन रहा है वो मक्के से बन रहा है। इंडिया में सब मिक्स कर रहे हैं, शुगर केन भी हम है, मेज़ भी है, उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमें इस पर ध्यान रखना होगा। गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, जो ये इथेनॉल स्पेसिफिक फ्यूल है ये क्वालिटी के ऊपर में ज़्यादा इंपैक्ट डालेगा नहीं, बट लोग जो है ट्रांसपेरेंसी की डिमांड कर रहे हैं कि हमको भाई कुछ प्रूफ दो, एविडेंस दो कि इससे व्हीकल की परफॉर्मेंस ख़राब नहीं होगी। तो ये इथेनॉल को लेकर बवाल है। आई होप आप इसके ऊपर में जो एक एग्जैक्ट डिबेट है वो समझ चुके हैं। अब देखिए, एक मैं आपको मेंस का क्वेश्चन दूंगा ताकि आप इस पर थोड़ा अपना विचार को प्रस्तुत कर सकें, लेकिन उससे पहले एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूं जो यूपीएससी ने साल 2025 यानी पिछले साल ही प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में पूछा था। इस वाले क्वेश्चन के अंदर में 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, बताना है दोनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है ये जो 2 मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर हैं ब्राज़ील और यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें जो ब्राज़ील है ये ज़्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। पहला स्टेटमेंट ये कहता है। तो क्या ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट सही है? नहीं दोस्तों, पहला स्टेटमेंट गलत है। ये कह रहा है ब्राज़ील ज़्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस करता है यूनाइटेड स्टेट्स से, नहीं। ब्राज़ील यहाँ पर कम प्रोड्यूस करता है, अमेरिका सबसे ज़्यादा इथेनॉल को प्रोडक्शन करता है। तो यूएसए नंबर 1 पर है। अभी जो हमने सीक्वेंस डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले उसको सही करना। यूएसए नंबर 1 पर है यूपीएससी के इस पर्टिकुलर आंसर की के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद में ब्राज़ील है सेकंड नंबर पे, देन उसके बाद में आपको कोई और कंट्री देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोनों इथेनॉल प्रोड्यूसर्स में से ब्राज़ील अमेरिका से ज़्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस नहीं करता। दूसरा स्टेटमेंट कहता है अनलाइक इन यूनाइटेड स्टेट, जैसे यूएसए के अंदर में जो कॉर्न है, जो मक्का है, ये मेन प्रिंसिपल फीड स्टॉक है, इसी का इस्तेमाल करके सबसे ज़्यादा इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है। वैसे ही ब्राज़ील के अंदर में जो गन्ना है या शुगर केन है उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये बात बिल्कुल सच है जो अभी आपको बताई गई थी। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, देन उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप आपको यहाँ पर ये भी क्लैरिटी मिल चुकी है, समझ में आ चुका है इसके बारे में अच्छे से कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये सब छोड़ो, एक मेंस का प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट है दोस्तों। मैं चाहता हूँ इस पर एक अच्छा सा आंसर लिखें और आंसर लिखने के बाद में उसका फोटो क्लिक करके सबमिट कहाँ पे करना है अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल
discuss the economic, environmental and technical challenges of implementing 20% ethanol blend the fuel in India by 2025 and 2026. भाई अगर इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल यानी E20 फ्यूल अपने हम 20% इथेनॉल को पेट्रोल के अंदर में अगर ब्लेंड कर देंगे तो उससे संबंधित कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, इकोनॉमिक आर्थिक प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है और टेक्निकल प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है, ये आपने समझाना है। तीनों प्रॉब्लम्स का हेडिंग डाल के आराम से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। 250 शब्दों में लिखना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको लिखने के बाद कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, जैसी फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। लिखना कैसे है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिएगा, स्टार्ट कीजिएगा इथेनॉल ब्लेंडिंग की डेफिनेशन से और इंडिया के E20 टारगेट के बारे में बताइएगा। इसका फ़ायदा ये भी है कि भाई पेट्रोल से जब प्रदूषण हो रहा है, जब इसमें इथेनॉल मिला देंगे तो प्रदूषण थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी कार्बन थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। ये इसका एक एनवायरमेंटल बेनिफिट है। लेकिन दूसरी तरफ एनर्जी सिक्योरिटी भी है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो आपके सामने प्रेजेंट है। फिर आप बता सकते हैं यहाँ पर इसके प्रोज कॉन्स और एट द लास्ट यहाँ पर वे फॉरवर्ड पढ़िएगा अच्छे से, उसके बाद एक बढ़िया सा आंसर लिखकर सबमिट कीजिएगा। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। ये आज के हमारे न्यूज़पेपर में एक और शानदार सा एडिटोरियल छपा हुआ है और ये एडिटोरियल आपको मिलेगा आज अखबार में पेज नंबर 8 के ऊपर। यहाँ पे राइटर साहब बात करते हैं, इज इंडिया प्रिपेयर्ड फॉर द एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो ये ग्लोबलाइजेशन है, क्या भारत इसके लिए तैयार है? ये ग्लोबलाइजेशन खत्म हो रहा है दुनिया में धीरे धीरे करके, तो एक जो बदलाव आ रहा है, क्या इंडिया इसके लिए रेडी है? ये बात यहाँ पर राइटर साहब ने बोली है। सुवोजित चट्टोपाध्याय यहाँ पर ये राइटर का नाम है। आपको याद नहीं रखना है नाम, आपको याद रखना है इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या हैं। ग्लोबलाइजेशन टर्म क्या है? एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है आज मार्केट में जिसको बोलते हैं मर्सेंटिलिज्म। तो ये मर्केंटिलिज्म क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन और इसके बीच में क्या फ़र्क होता है, चाइना यहाँ पर किस तरीके से एक विन विन सिचुएशन में खड़ा है, वो सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया गया। बहुत शानदार टॉपिक है। लेकिन इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDFs वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इन्हीं PDFs की बात कर रहा हूँ जो आप अपने सामने देख पा रहे होंगे। इन PDF को चाहो तो आप एज इट इज़ रीड करो, चाहो तो आप प्रिंट आउट करवाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में PDF मिलते हैं। दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये PDF आपको कहाँ पर मिलेंगे? केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में और कहीं नहीं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट अभी के लिए बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाइएगा, नंबर आपको दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपना आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों वापस आते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। तो हम बात कर रहे थे क्या भारत ग्लोबलाइजेशन के अंत के लिए तैयार है या नहीं। आइए ज़रा इस बात को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा ये एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है, और इस वाले कॉन्सेप्ट को भी समझने से पहले समझना होगा ये ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिक तौर पे इसका मतलब है कंट्रीज़ के बीच में एक इंटरकनेक्शन होना, यानी दुनिया भर के कंट्रीज़ के बीच में गुड्स एंड जो सर्विसेज हैं, जो हमारा सामान है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, वो फ्रीली एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक पहुँचे। यानी पूरे देश में व्यापार बहुत अच्छी तरीके से खुला हुआ है। एक देश व्यापार को आराम से दूसरे देश के साथ में खोलता है, इसी को ग्लोबलाइजेशन कहा गया है। तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। दो कंट्रीज के बीच का एक इंटरकनेक्शन जहां पर जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश में मूव करती रहती है। इसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो कहोगे यही तो हो रहा है आजकल, लेकिन अब धीरे धीरे करके एंड हो रहा है ग्लोबलाइजेशन, ये राइटर साहब का कहना है। सबसे पहला फेस अगर आप ग्लोबलाइजेशन देखोगे तो वो 1991 का LPG पॉलिसी के बारे में आपको पता भी है। इंडिया की लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की, हम उसी ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन आपको समझ में आ गया। ग्लोबलाइजेशन किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि भाई फ्री गुड्स एंड सर्विसेज
फ्लो होती हैं कंट्रीज़ के बीच में, कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है वो आराम से यहाँ पर मूव करता है एक पर्टिकुलर कंट्री से दूसरे पर्टिकुलर कंट्री में। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है देश में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके पास पावर होती है, इनकी बात सुनी जाती है ना। ये आराम से मतलब कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। डेमोक्रेसी है, कॉपरेशन है कंट्रीज़ के बीच में, ये सब कुछ चल रहा होता है। ग्लोबलाइजेशन एक शानदार सा कॉन्सेप्ट कि हाँ सब मिलजुल कर रहे हैं, कंट्रीज़ के बीच में एक इंटरकनेक्शन है। लेकिन अब यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा बदलाव आ रहा है। और वो चेंज क्या है, राइटर साहब क्या कहते हैं, व्हाट हैज़ चेंज्ड नाउ? चेंज ये है कि भाई ग्लोबलाइजेशन को अगर एज अ पॉलिटिकल सिस्टम देखोगे तो वो कमज़ोर हो चुका है, टूट चुका है। क्योंकि जितने भी देश हैं ना, वो देश अब ग्लोबलाइजेशन पे इतना विश्वास नहीं कर रहे। वो देश अब क्या सोच रहा है कि भाई हम ही सब कुछ मैन्युफैक्चर करें और अलग अलग देशों से कुछ ना खरीदें, मतलब इंपोर्ट ना करें, एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट करते रहें, हमारा डोमिनेंस बना रहे और पैसे कमाते रहें। तो ये वही चाइना वाली सोच, चाइना वाली टेक्निक, चाइना यही तो कर रहा है। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया, आज दुनिया भर के कंट्रीज़ के ऊपर में दबदबा है उसका। आप देख पाओगे घर में भी आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, ज़्यादातर मेड इन चाइना होंगे, समझे। तो क्या है, एक कंट्री ट्रेड सरप्लस पे काम कर रहा है। उस कोई भी कंट्री जिसका ट्रेड सरप्लस बहुत मजबूत है, सरप्लस मतलब वो एक्सपोर्ट तो बहुत सब कुछ कर रहा है लेकिन इंपोर्ट ना के बराबर कर रहा है। और कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो ट्रेड डेफिसिट से गुजर रही होती है। फॉर एग्जांपल इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो हम भी थोड़ा घाटे में रहते हैं व्यापार में। तो ट्रेड डेफिसिट को मतलब आप समझ रहे हैं ना कि नया जो एक शिफ्ट हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन खत्म होकर जो नया ट्रेंड आ रहा है वो ये कह रहा है कि जो ट्रेड सरप्लस में है वो मजबूत देश है, जो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, इंपोर्ट कम कर रहा है, किसी पे निर्भर नहीं है, वो मजबूत है। और जो निर्भर है किसी दूसरे पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर में, व्यापार में बहुत घाटा फेस कर रहा है, कुछ बना के वो बेच नहीं पा रहा लेकिन इंपोर्ट ही करे जा रहा है अलग अलग देशों से, तो वो वीक है। और इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोला गया है, मर्केंटिलिज्म बोला गया है। ठीक है, मर्केंटिलिज्म ये पुराना आइडिया है कि एक्सपोर्ट अच्छा है किसी पर्टिकुलर कंट्री का, है ना, और इंपोर्ट यहाँ पर नहीं है। इंपोर्ट करने वाली बुरी कंट्री, एक्सपोर्ट करने वाली अच्छी कंट्री, आप देख पाओगे इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है। इससे क्या होता है कि वन स्टेट गेन्स इज अनदर लॉस। एक गेन कर रहा है, दूसरा यहाँ पर मतलब एक ऑब्वियस ही बात है लॉस में है क्योंकि दूसरा उस चीज़ को खरीद रहा है। तो क्वेश्चन यह है कि हाँ ये तो हो रहा है आज के समय पर। आप देख पाओगे एक तरफ यूएस प्रेशर बनाता है भारत के ऊपर में कि भारत ऑयल इंपोर्ट क्यों कर रहा है, टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्यों? अगेन वही ट्रेड वाली बात आ रही है। ठीक है, फिर आप देख पाओगे ना ये कोई कॉपरेशन नहीं है। ग्लोबलाइजेशन में हम बात करते हैं कॉपरेशन की, मिलजुल के काम करने की। यहाँ पे कोई कॉपरेशन नहीं है, यहाँ पर तो एक दूसरे से व्यापार को काटने की कोशिश की जा रही है। अब क्वेश्चन यह है, ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये कॉलैप्स क्यों किया जा रहा है आज के समय पर, ये गिर क्यों रहा है? इकोनॉमिक इम्बैलेंस की वजह से। क्योंकि दोस्तों जो अमीर लोग हैं ना वो चाहते हैं वर्कर से ज़्यादा काम करवा के बहुत सारा बेनिफिट गेन करें। जो हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत सारे रीजन में डिक्लाइन हो रही है, कुछ जगह पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, कुछ जगह पे कम हो रही है। जिस जगह पे मैन्युफैक्चरिंग है माइग्रेशन बढ़ जाता है उस एरिया में। एक जगह पे जहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह है वहाँ पे लोग ही लोग इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि उनको रोजगार मिल रहा है, दूसरी जगह पे कुछ नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हैं। लोग यहाँ पर अब इस ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में है। और अगेंस्ट में यहाँ पर क्यों है कि भाई अपने देश के अंदर में सब कुछ ग्रो करो, हमें इधर उधर भागना पड़ रहा है, उस कंट्री में जाना पड़ रहा है, इस कंट्री में जाना पड़ रहा है, हम चाहते हैं अपने देश में ग्रोथ हो। और चाइना ने ग्लोबल मार्केट के साथ में जुड़कर यही काम किया। चाइना को आज ट्रेड के बीच में फ़ायदा हुआ। चाइना ने एक बहुत मजबूत कंट्रोल बना लिया, कैपिटल के ऊपर, लेबर के ऊपर, इंफॉर्मेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा मजबूती है चाइना की। चाइना एक बड़े ह्यूज ट्रेड सरप्लस के थ्रू गुजरता है, यानी चाइना एक्सपोर्ट तो भरपूर करता है दुनिया को, उनसे इंपोर्ट बहुत कम चीज़ें करता है। समझ रहे हैं? तो एक नई पावर की तरह यहाँ पर ये खड़ा है। तो यही चीज़ यहाँ पर इंडिया को भी करनी होगी क्योंकि अब ग्लोबल कॉपरेशन कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है। वो बात नहीं रह गई जो पहले के समय पर हुआ करती थी। आज जितने भी संस्थान हैं, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, लेट्स से एग्जांपल ले लो आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। नाम तो उसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया भर की कंट्रीज को व्यापार को रेगुलेट करने में हेल्प करता है कि व्यापार में कोई धांधली ना हो, फेयर व्यापार हो सके। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? नहीं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इवन पूरी तरह से यूएसए ने जो कह सकते हैं कि जो इसका अपीलेट ट्राइब्यूनल है उसमें अपॉइंटमेंट भी नहीं कर रखा है जजेस का, कोई केस जाएगा सुनवाई भी नहीं होगी। तो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन आज कमज़ोर हो चुके हैं। यूनाइटेड नेशन कह रहा है हम शांति के लिए बैठे हैं, दुनिया भर में वॉर छिड़ जाती हैं, इतने लोग यहाँ पर मर जाते हैं, अलग अलग देशों के मासूम लोग मर जाते हैं, यूएन कुछ नहीं कर पाता। तो ये सब इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हो चुकी हैं आज के समय पर, कुछ टिप्पणियाँ भी नहीं करती हैं। समझ रहे?
तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इस पर्टिकुलर केस में, जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग की पावर है, जिसके पास में एक बड़ा मार्केट है दुनिया का, वो पावरफुल कंट्री है। इसमें डेवलपिंग कंट्री क्या करें, उनके पास में पावर ज़्यादा है ही नहीं। आज वो इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। आप देख पाओगे बहुत सारे देशों में जो यूथ हैं, फॉर एग्जांपल आज हमारे देश में भी नौजवान आप देख पाओगे, उनको हम सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पाए। अभी भी समय है यूटिलाइज़ करने की। लोग डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से और ज़्यादा की, लेकिन वो रिस्पॉन्स में नहीं मिल पा रहा है। तो भारत की पोजीशन इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में कहाँ पर है, यानी ग्लोबलाइजेशन से जो शिफ्ट आ रहा है, इसमें इंडिया कहाँ पर है। देखो, इंडिया का डिलेमा थोड़ा अलग ही है। दो बातें यहाँ पर राइटर साहब कहते हैं। पहली, टू बिग टू इग्नोर। इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, दुनिया की लार्जेस्ट हम डेमोक्रेसी है, जिसको दुनिया में इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये बात सच है। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम हमारे लिए, जो एक रियलिटी भी है लेकिन सुनने में बुरी लगेगी, टू पुअर टू डोमिनेट। हम ठीक है, इग्नोर हमको कोई नहीं कर सकता, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या हम डोमिनेट कर सकते हैं वर्ल्ड को? क्या हम डोमिनेट कर सकते हैं डिफरेंट नेशंस को? तो वो डोमिनेशन वाली पावर आज हमारे पास में है नहीं, क्योंकि उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा अचीव करना होगा, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे हो, चाहे वो दूसरे और पर्टिकुलर स्टेजेस पर हो। जो यूएसए किया है, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने किया है, जो चाइना ने किया है, एग्जैक्टली वो हमें अचीवमेंट करना होगा। लेकिन इंडिया में अपॉर्चुनिटी आज मिस हो रही है। राइटर साहब कहते हैं लास्ट 15 ईयर्स में इंडिया अपने डेमोग्राफिक एडवांटेज को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाया। हमारे पास नौजवान लोगों की बड़ी संख्या है, लेकिन क्या हम उन नौजवान लोगों का पोटेंशियल देश की ग्रोथ में कन्वर्ट कर पाए? नहीं, वो पोटेंशियल धीरे धीरे करके वेस्ट हो रहा है। अभी भी समय है कि उसको सही तरीके से उन लोगों को एक नया अवसर देना, चाहे वो प्रोडक्शन के बेसिस पर हो, मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पर हो। तो प्रॉब्लम यही है कि बड़े बेसिस पे आपके पास में पावर तो है, लेकिन वो पावरलेस वाली पावर है। समझ गए? तो इंडिया के पास में अभी भी पोटेंशियल है, इंडिया अभी भी सक्सीड कर सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास में कुछ नहीं है दुनिया को दिखाने के लिए। कुछ चीज़ें हैं हमारे पास में जिसको इग्नोर दुनिया नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई सिस्टम। डिजिटल ट्रांजैक्शंस आज इतने बड़े से बड़े देश में नहीं हो रहा जितना लाखों करोड़ों रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शंस आज भारत में हो रहा है यूपीआई के जरिए। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इंडिया मैसिवली काम कर रहा है, सर्विसेज सेक्टर में इंडिया सपोर्ट कर रहा है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें हम लोग सक्सीड करते हैं। लेकिन आज का सिचुएशन कहता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा, जिसके बेसिस पे आपकी जो निर्भरता है वो दूसरे देश पे ख़त्म हो सके, दूसरा देश आपके ऊपर में डिपेंडेंट बन सके। ठीक है? तो ये जो मर्केंटलिस्ट की वाले हमने वर्ल्ड के बारे में समझा है ना, कि ये मर्केंटलिस्ट वर्ल्ड, इसमें इंडिया को ज़रूरत है एक मजबूत कैपेसिटी की, एक ऐसे बेसिस की ज़रूरत है जहां पर हम लोग ग्रोथ कर सकें। और उसके लिए हमें अपने लोगों में इन्वेस्ट करना होगा, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवानी होगी, ताकि लोग एक बढ़िया आउटपुट दें, इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रति काम करें। इंडिया ऐसा ना हो कि केवल क्लेम करता रहे कि हम लोग यहाँ पर एक वर्ल्ड इकोनॉमी, विश्व गुरु बनेंगे। इस क्लेम को हमें साबित करना होगा, और क्लेम साबित करने के लिए जब तक आप इकोनॉमी मजबूत नहीं करोगे तब तक ये काम नहीं होने वाला। और इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, लोगों को एक नया स्किल प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत है, और केवल स्किल नहीं, फिर लोगों को अवसर देने की भी ज़रूरत है कि भाई अपने इस स्किल का वो सही तरीके से उपयोग कर सके। देन हम सोच सकते हैं हम भी एज एक इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ, या दुनिया में जो शिफ्ट आ रहा है उसके साथ हम भी बढ़ रहे हैं। आई होप आप रिवाइज कर ये आर्टिकल आपको समझ में आ चुका है बहुत अच्छी तरीके से, पूरा एडिटोरियल राइटर साहब जो कहना चाहते हैं। बाकी कभी भी भविष्य में रिवाइज करना हो तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज रिविजन पॉइंटर्स। ये एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसके पीछे के मेन कारण क्या है, ग्लोबल इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, भारत में क्या चैलेंजेस हैं, एंड व्हाट इंडिया एग्जैक्टली नीड्स फॉर द फर्दर प्लानिंग। ठीक, क्लियर? चलिए, हाँ, बाकी आप देखो कुछ इस प्रकार का आर्टिकल हो तो आप ये कुछ कोट वगैरह लिख सकते हैं कि इन अ मर्केंटलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर लो स्टेट कैपेसिटी लीड्स टू अ लॉन्ग टर्म इररेलेवेंस। आपके पास में कैपेसिटी नहीं है कुछ करने की, तो आपकी वैल्यू नहीं गिनी जाएगी। समझे? और आप छोटे देश भी हैं, आपके पास में इकॉनमी बहुत ज़्यादा कम भी है, लेकिन अगर आप कुछ योगदान दे पा रहे हैं, कुछ नया एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं वर्ल्ड के प्रति, तो आपकी एक इमेज सेट होती हुई नजर आएगी कि हाँ, आपने दुनिया को ये चीज़ प्रोवाइड करवाई है, ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाई है। समझे? चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। फिर अब यहाँ पे बात हो रही है एक स्पीशी के बारे में, विच इज़ अ पिग्मी हॉग। इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत काम का है। हमारे डाउन टू अर्थ में, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में, सभी जगह पर इस स्पीशी के बारे में चर्चा हो रही है। ये स्पीशी कैसा दिखाई देता है? कुछ इस प्रकार से चूहे की तरह यहाँ पर ये नज़र आता है, लेकिन साइज़ में बड़ा है, पिग्मी हॉग। ठीक है, तो एक छोटी स्पीशी है, लेकिन किसकी है? वाइल्ड पिग की। जो जंगली सुअर होते हैं उसी की एक प्रजाति है।
और माना जाता है दुनिया में जो मैमल्स हैं, जो 4 पैरों पे चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो मैमल्स हैं, ये मैमल्स में ये काफ़ी ज़्यादा अलग है, यानी पिग्मी हॉक बहुत अलग है। और ये पिग्मी हॉक केवल भारत में मिलेगा, मीन्स इट इज़ फाउंड नो वेयर एल्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये इंडिया में एंडेमिक नेचर में है, यानी केवल भारत में मिलता है। प्रॉब्लम यह है कि रीसेंट आर्टिकल ये कहता है कि भाई ये जो एक अद्भुत सी प्रजाति है वाइल्ड पिग की, ये ऑलरेडी IUCN के अंदर में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, यानी ये प्रजाति बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन प्रोटेक्शन इसको अल्टीमेट लेवल पे नहीं मिल पा रहा है, मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं, एंडेंजर्ड कैटेगरी में, IUCN के अंदर एंडेंजर्ड कैटेगरी में। लेकिन आज इसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे करके कम होती चली जा रही है, इसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। आई होप आपको समझ में आया। तो चलो हम बात कर रहे हैं अभी पिग्मी हॉक की, एक यूनिक बायोलॉजिकल फीचर के साथ में आने वाली ये एक पर्टिकुलर प्रजाति, क्योंकि बहुत कम मैमल्स ऐसे हैं दोस्तों, बहुत कम मैमल ऐसे होते हैं जो अपना खुद का घोंसला बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, और उसमें से बहुत कम में से ये भी है एक यूनिक स्पीशी पिग्मी हॉग। ये क्या करता है, जो घास होती है, घासों से, यानी कि एक तो इसको घास का मैदान बहुत पसंद है कि जहाँ पे बहुत अच्छी टॉल ग्रासेस हों, यानी ये एक इंडिकेटर स्पीशी भी है, इस बात को याद रखिएगा, जो इंडिकेट करता है कि हाँ भाई इस एरिया में बहुत हरियाली है, समझे, जहाँ पे मिलेगा हरियाली है वहाँ पे, क्योंकि उसी घास का इस्तेमाल करता है, उस घास से ये घोंसला बनाता है, एक छत बनाता है, ताकि अपने आप को बड़े जानवरों से बचा सके, दूसरे जानवर इसको खा ना जाए, समझे। टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए इस प्रकार से अपना ये घोंसला बनाता है। इसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा रेयर, बहुत ही ज़्यादा अलग सभी मैमल्स के कंपैरिजन में, ये इसीलिए एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। अब ये इंडिकेटर स्पीशी कैसे, मैंने आपको बताया, पूछ सकता है पिग्मी हॉक क्या इंडिकेटर स्पीशी है? बिल्कुल। क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि भैया ग्रासलैंड इकोसिस्टम बहुत हेल्दी है, आसपास बहुत हरियाली है, नेचुरल ग्रीनरीज हमको नजर आ रही है, और अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से जहाँ पिग्मी पाए जाते थे अब वो डिसअपियर हो चुके हैं, मतलब वहाँ पे ग्रासलैंड्स वगैरह डिग्रेड हो चुके हैं, क्योंकि उन्हीं घासों का इस्तेमाल करके अपने आप को बचाते थे वो, अब वो सब चीज़ें यहाँ पर खत्म हो चुकी हैं, ग्रासलैंड्स डिग्रेड हो चुका है, इसलिए पिग्मी हॉक डिसअपियर हो गए, समझे। अब आगे की बात आती है हैबिटेट ऑफ पिग्मी हॉक, ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया ग्रासलैंड्स, है ना, जिस ग्रासलैंड में हर्ब, श्रब, यंग ट्रीज, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। लेकिन अभी क्या होता है, जहाँ जहाँ पे पिग्मी हॉक मिलते हैं और घासें हैं बहुत अच्छी मात्रा में, ग्रासलैंड्स हैं बढ़िया, तो वहीं पे कई बार ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं गाय भैंसों को चरवाना, या फिर जो ये घासें हैं इसको ओवर ग्रेज कर लेना, जिससे घासें कम हो गई, या जल जाना, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो रहा है तो उन एरियाज़ को लगातार ख़राब किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगा देना, इसकी वजह से भी फिर पिग्मी हॉक अपने आप को बचा नहीं पाते, इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो जाती है। आज के समय का इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, पिग्मी हॉक्स कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, तो ये हाईली रिस्ट्रिक्टेड हैं और केवल असम में मिलते हैं। ये है एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, कि करंट समय पर पिग्मी हॉक्स केवल और केवल असम में सर्वाइव करते हैं, और असम में भी स्पेशली 2 जगह हैं, एक है मानस नेशनल पार्क एंड सेकंड वन इज़ ओरांग नेशनल पार्क, ठीक है। उससे पहले आप देख पाओगे तो ये ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन्स में ज़्यादा एरिया में पाए जाते थे, अभी लोकली बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, प्रजाति इनकी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। एनवायरमेंट में एक बड़ा रोल है ही इनका, मैंने आपको बताया की स्टोन रोल है। कई बार क्या करते हैं, जब ये घासों में रहना पसंद जब करते हैं ना, तो उस एरिया में पेड़ भी हैं, है ना, उसके अलावा उस एरिया में छोटे छोटे पेड़ हैं, घासें हैं, अलग अलग स्पीशीज़ हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, सब कुछ है। तो ये जो सुअर होता है, ये जो पिग्मी हॉग होता है, ये अपने मुंह का इस्तेमाल, आगे जो स्नाउट होता है, इसका इस्तेमाल कर करके कई बार गड्ढे करता है उस ज़मीन में जहाँ पे ये रहता है, ठीक है। जब ये गड्ढे करता है तो उस सॉइल के अंदर में एक एरेशन क्रिएट होता है, एक स्पेस बन जाता है। स्पेस बनने की वजह से मिट्टी का उपजाऊपना बढ़ सकता है, न्यूट्रिएंट साइकिल को ये इंप्रूव कर सकता है। कई बार आसपास से फ्रूट्स खाता है ना, खाता है तो यहाँ पर इसके शरीर पे उस फल के बीज लगते हैं, या कहीं पर आप कह सकते हैं ये उस फ्रूट्स के जो बीज हैं इधर से उधर डिस्पर्स करने के लिए जाना जाता है। इसने खाया, कहीं दूसरी जगह पे मल किया, वो बीज गिरा, उस बीज से यहाँ पर आप कह सकते हैं प्लांटेशन हुआ। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं जो ये वाइल्ड फ्रूट्स वगैरह है, जब ये कंज्यूम करता है दूसरी जगह पर, उसके बीज को ये फैला सकता है, जिसके माध्यम से वेजिटेशन बढ़ सकता है, पेड़ पौधे और ग्रो हो सकते हैं। ये भी इसकी एक कैपेसिटी है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि ये पिग्मी हॉक कम हो रहे हैं, क्योंकि हमने इसी वजह से इस आर्टिकल को पढ़ा। तो सवाल यही है ना कि व्हाई इज द पिग्मी हॉक वैनिशिंग। प्रॉब्लम है क्योंकि इनके घर तोड़े जा रहे हैं, ग्रासलैंड्स खत्म हो रहे हैं, उन घासों वाली ज़मीनों को खेती बाड़ी के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में कन्वर्ट किया जा रहा है मेजॉरिटी ऑफ बेसिस पे।
समझ रहे हैं, घासलैंड को जला दिया जाता है, उसको चेंज किया जा रहा है, तो कई बार इस वजह से पिग्मी हॉक की पॉपुलेशन पूरी तरह से डिसअपियर हो रही है। तो ये एक इंडिकेशन है कि भाई ये प्रजाति ऑलरेडी क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, बहुत ही खतरे में है, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये पिग्मी हॉक क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। दैट मीन्स हाई लेवल का प्रोटेक्शन दिया गया है ना। अगर इसको कोई हंट करता है, इसका शिकार करता है, तो उसके खिलाफ यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे, है ना। अब जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज रिविजन पॉइंटर्स। कि पिग्मी हॉक एक स्मॉलेस्ट रेयर वाइल्ड पिग है, इंडिया में एंडेमिक है। इसके यूनिक फीचर क्या है भाई कि ये ग्रास नेस्ट बनाता है, उसकी छत भी होती है, इस प्रकार से अपना ये घर बनाता है। एक बार यही क्वेश्चन इस प्रकार से अजीब प्रकार का प्रश्न ओरेंगुटन को लेकर यूपीएससी ने पूछ लिया था। ये कहाँ पे मिलता है? असम के अंदर, स्पेशली मानस नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क में। इकोलॉजिकल रोल किस तरीके से सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए जाना जाता है। IUCN में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, रीज़न यह है क्योंकि यूपीएससी ने साल 2013 में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। सवाल क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग। आपको 4 स्पीशीज के नाम दिए गए हैं, पूछता है विच ऑफ द अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। इनमें से भारत में कौन कौन सी पाई जाने वाली प्रजातियां हैं? स्टार टॉर्टोइस, मॉनिटर लेजर्ड, पिग्मी हॉक या स्पाइडर मंकी। तो स्पाइडर मंकी को अगर छोड़ दें तो ऊपर की तीनों प्रजातियां आज भारत में पाई जाती हैं। 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट, ऊपर की 3 करेक्ट हैं। स्टार टॉर्टोइस की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये स्टार टॉर्टोइस आज इंडिया के प्रति ही नेटिव स्पीशी है, भारत में मिलता है, श्रीलंका के अंदर भी ये पाया जाता है। मॉनिटर लेजर्ड की बात करेंगे तो मॉनिटर लेजर्ड आज जिसको बंगाल मॉनिटर भी कहते हैं, भारत में बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के अंदर में पाया जाता है। पिग्मी हॉक ये आपको पता है इंडिया में एंडेमिक है, ओनली असम में देखने को मिलेगा, मतलब इंडिया में पाई जाती है ये प्रजाति। देन बचता है हमारा स्पाइडर मंकी। स्पाइडर मंकी भारत में नहीं मिलता, ये स्पाइडर मंकी सेंट्रल अमेरिका या साउथ अमेरिका में मिलेगा, क्योंकि ये नया वर्ल्ड मंकी है। इंडिया में जो मंकीज़ हैं उसमें लंगूर, मकाओ, ये सारी प्रजातियाँ होती हैं, वो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ हैं, समझे। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही है। मैंने बताया कि हमने आर्टिकल थोड़े से कम लिए आज सेशन में, उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि आज हमारे न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो इकोनॉमिक सर्वे को लेकर हैं, और इकोनॉमिक सर्वे का एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं कल, तो बहुत आराम से यहाँ पर उसको समझेंगे। तो आइए, जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा है इसको फटाफट एक छोटे से वे में रिकैप कर लेते हैं। 2 से 2.5 मिनट के अंदर में इसको रिकैप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने जाना इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में, कि भाई इकोनॉमिक सर्वे कहता है इथेनॉल ब्लेंडिंग के अगर कुछ पॉजिटिव हैं तो उसके नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव यह है कि इससे कच्चे तेल का इंपोर्ट कम हो जाएगा, बहुत सारा पैसा जो बाहर हम दूसरे कंट्रीज़ को ऑयल खरीदने पर दे रहे थे वो पैसा बचेगा। उसके अलावा जो ये तेल बनाएंगे इथेनॉल को ब्लेंड करके, उसमें से प्रदूषण कम होगा। जो फार्मर्स की इनकम है, क्योंकि फार्मर्स बहुत सारा मक्का प्रोड्यूस करके बेच सकते हैं हाई प्राइसेस में, तो फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग के ये तो हो गए पॉजिटिव। इकोनॉमिक सर्वे कहता है भाई इसके नेगेटिव भी बहुत सारे हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इथेनॉल बनता किससे है? ये इथेनॉल फ्यूल बनता है भाई मेज़ से, मक्के से, पल्सेस से, फूड ग्रेन से, पल्सेस से कह रहा हूँ, मक्के से, कॉर्न से, फूड ग्रेन से। तो होता क्या है कि आज फार्मर्स केवल मक्के पे ध्यान दे रहे हैं, केवल मक्के पे ध्यान देंगे तो वो दाल वगैरह नहीं ग्रो कर पाएंगे। तो देश के अंदर में इथेनॉल की वजह से केवल मक्का ग्रो हो रहा है, दालों पे ध्यान नहीं दिया गया, दालों का प्रोडक्शन कम हो गया। तो दालें हमें फिर इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली आज भी हम लोग बहुत सारी पल्सेस जो हैं या एडिबल ऑयल है उसको इंपोर्ट करते हैं। तो इसका एक इशू क्या है, जितने भी पल्सेस हैं, ऑयल्स हैं, ये ऑलरेडी डेफिसिट क्रॉप हैं, समझ रहे हैं, ऑलरेडी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर हम इथेनॉल में इतना ध्यान दे देंगे जिससे इनका और प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो आने वाले समय पर ये हमें ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमें समझना होगा कि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच की ज़रूरत है, कि इथेनॉल का प्रोडक्शन ठीक है, लेकिन आपको एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन पे भी ध्यान रखना होगा, समझे। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक पर्टिकुलर आर्टिकल ये डिस्कस किया था रिगार्डिंग द ग्लोबलाइजेशन, कि भाई ग्लोबलाइजेशन का एंड हो रहा है, एक शिफ्ट हो रहा है, आपको पता होना चाहिए, या एग्जामिनेशन में कुछ इस प्रकार से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाए, ग्लोबलाइजेशन का शिफ्ट कहाँ से कहाँ हो रहा है। तो ये ग्लोबलाइजेशन से दुनिया शिफ्ट हो रही है मर्केंटलिज्म की तरफ। अब मर्केंटलिज्म मैंने आपको बता दिया है, जहाँ पर कंट्री के पास में एक पावर है, जैसे एग्जाम्पल चाइना के पास में मैन्युफैक्चरिंग पावर है, डोमिनेशन पावर है। तो ग्लोबलाइजेशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आज असमानताएं बढ़ रही हैं, है ना। पॉपुलेशन कहीं पे इंक्रीज़ है, कहीं पर नहीं है। कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर मैसिव तरीके से ग्रो कर रही हैं आज के समय पर। इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आज कमज़ोर हो चुके हैं, समझे। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, स्पेशली
वो डेवलपिंग कंट्रीज़ आज और कमज़ोर साबित होती चली जा रही हैं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल अपना दिखा नहीं पा रही हैं। इंडिया के साथ में भी वही चैलेंज है। हमारे पास नौजवान लोग हैं, बट हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड को काफ़ी हद तक मिस किया है। भारत में भी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग बेस इतना मजबूत नहीं है। सोसाइटी के अंदर में ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो खर्चा है वो हम लोग बहुत कम कर रहे हैं। तो ये इंडिया के चैलेंजेस है जिसको हमें डील करना ज़रूरी है। यानी दुनिया अगर ग्लोबलाइजेशन से मर्केंटलिज्म की तरफ शिफ्ट हो रही है, देन व्हाट इंडिया नीड्स टू डू, भारत को क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें भी अपनी स्टेट कैपेसिटी को मजबूत करना होगा, हमें पूरे देश की ग्रोथ पे काम करना होगा, हमें भी ह्यूमन कैपिटल में लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत है, जिससे यहाँ पर वो फर्दर ग्रो हो सके। पिग्मी हॉक के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर ही लिया है, अभी मैंने रिवाइज भी करवा दिया था। IUCN क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में शेड्यूल 1 भारत में पाया जाता है, स्पेशली असम में मनस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, एंड इट्स अ स्पेशल एंड रेयरेस्ट मैमल, क्योंकि ये ग्रास नेस्ट बनाता है, खुद का घोंसला बनाता है एक छत के साथ में। दैट्स इट। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, और वेट करिएगा, मैं एक अच्छा सा इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। बहुत शानदार तरीके से हर एक चीज़ों को समझेंगे, फिर बजट को भी समझेंगे। बाकी PDF के लिए पेड ग्रुप ज्वाइन करने की इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट है। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।